प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आइए हम लोग आज विज्ञान में पढ़ेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हर चैप्टर से मिला जुला क्वेश्चन मिलेगा साइंस से। तो इसलिए अब हम लोग पहले एक एक चैप्टर के देखे, अब हम लोग मिला जुला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से फोकस करना होगा और प्रश्न का जवाब भी आप लोगों को सोचना होगा। हम इसमें आपको थोड़ा समय भी देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज कि समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान होगा। तो रेखीय आवर्धन का मान +-1 होगा, +1 होगा, -1 होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर बता दें प्यारे बच्चों कि जो रेखीय आवर्धन का मान होता है, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे फार्मूला के हिसाब से। तो यम बराबर होता है V/U होता है। तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है जितना दूर वस्तु होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर समतल दर्पण का आवर्धन जो होगा यह हमेशा +1 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? +1 होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि U बराबर ही V होता है। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी कह रहा है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप लोग खुद सोचो कि विभवांतर नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो हर मात्रक जो दिया उसको अच्छी तरह से ध्यान दो कि जो अमीटर है, अमीटर क्या मापता है? तो अमीटर धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? यह विभव को मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? गैल्वेनोमीटर धारा अथवा विभव की दिशा को मापता है। और इनमें से कोई नहीं, कोई मीटर नहीं है। तो यहाँ पूछा विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो अब बता दें प्यारे बच्चों कि विभवांतर नापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरण चलती है, कैसे चलती है यह हमको बताना है। तो यहाँ दिया है ऑप्शन ए, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश की किरण टेढ़ी रेखा में चलती है, प्रकाश की किरण किसी भी दिशा में चलती है, प्रकाश की किरण इनमें से किसी में भी नहीं चलती है। यहाँ बता दें जवाब प्यारे बच्चों कि जो प्रकाश की किरण होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन के ए कह रहा है कैलोरी में, ऑप्शन बी कह रहा है जूल में, ऑप्शन सी कह रहा है ताप में, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें प्यारे बच्चों कि ऊर्जा का एसआई जो मात्रक होता है, चूँकि यह ऊर्जा है, ऊष्मा है, इसलिए कैलोरी होगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। बी कहता है कि आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण होगा। चूँकि यहाँ परावर्तन पूछा है, ध्यान में रखना है प्रश्न। सी कहता है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम बता दें प्यारे बच्चों, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण नहीं होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा, और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि जो भी प्रकाश की किरण किसी प्रकाश लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जब गुजरती है तो वह बिना विचलन के निर्गत होती है, बिना विचलित हुए सीधी रेखा में चली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा।
तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, इसका फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो देखिए यह सवाल बहुत बार पूछा गया है प्यारे बच्चों, बार बार बताया जाता है। तो यह उत्तर आता है प्यारे बच्चों, पहले यह समझो हल करके कि R बराबर V स्क्वायर होगा 220 गुणे 220 बटे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से काट दो, 22 का स्क्वायर 484 ओम होगा। ऑप्शन सी सही होगा। तो यहाँ पर कह रहा था ऑप्शन ए कि 220 ओम होगा, ऑप्शन बी कह रहा है 100 ओम होगा, ऑप्शन सी कह रहा है 484 ओम होगा, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं होगा। तो जहाँ कैलकुलेशन बता रहा है 484 ओम होगा, अतः ऑप्शन सी होगा प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन इसलिए कर दिया जाता है ताकि बार बार अंदाज़ा ही न मारो, सवाल को हल भी कर सकते हो। आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी होता है, वोल्टेज का स्क्वायर करके उसके पावर से भाग दे दोगे तो उससे प्रतिरोध निकलता है प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष से दूर हटती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। यहाँ बता दें प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष से निकलने वाली प्रकाशिक किरणें लेंस से, मतलब कि कौन सा लेंस भैया, उत्तल लेंस के मुख्य अपवर्तन पर जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो प्यारे बच्चों क्या है कि लेंस बनाने के लिए जल का भी उपयोग करते हैं, कांच का भी उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पूछा किसका नहीं उपयोग करते हैं, तो बता दें मिट्टी का उपयोग नहीं होता। इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है, इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो बिंब का ही प्रतिबिंब पाता है, बिंब का मतलब वस्तु ही होता है प्यारे बच्चों। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? किसी कह रहा है कि बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो वस्तु की स्थिति का मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, अवकरा दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अवतल दर्पण है। अगर वस्तु जो है अवतल दर्पण में उसके फोकस के अंदर है तो उस समय उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ दिया है कि मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र से परे बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। ये एक मिनट कह दिया, दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर बनता है, तो ये वाला ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों। दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बनेगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का वास्तविक कर रहा है और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ जाएगा, रखा जाएगा? तो कह रहा है लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाएगा, फोकस की दूरी की दोगुनी दूरी पर रखा जाएगा, अनंत पर रखा जाएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखा जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखना चाहिए। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। धातुएं धारावाहक होती हैं, प्रोटॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, दोनों के कारण, इनमें से कोई नहीं।
तो बता दें धात्विक धारावाहक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है। उत्तल तथा लेंस संभव है। दोनों उत्तल, दर्पण अवतल, लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल, लेंस अवतल। कह रहा है कि गोली दर्पण और पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी सेम है, तो दर्पण कैसा होगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर आपको बता दें कि न तो किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी सेम है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है, तो दोनों अवतल ही होगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो विजातीय आवेश होते हैं उनके बीच में सदैव आकर्षण का बल लगता है। ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो, तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होगा। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो f बराबर r/2 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। इसका मतलब ऑप्शन बी f बराबर 2r गलत भी है, ऑप्शन सी f बराबर 3r/2 और ऑप्शन डी f बराबर 0 ये गलत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण के आवर्धन का मान होगा, तो 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा। ऑप्शन ए सही होगा। जब भी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन हमेशा ये 1 से अधिक होता है, यह दिमाग में याद रखना चाहिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर क्या होगा? देखिए ओम्स लॉ में V बराबर IR होता है, R बराबर V/I होगा। यहाँ दिया है ऑप्शन ए R बराबर V/I, अब V दिया है R बराबर V/I, ऑप्शन सी दिया है R बराबर I/V, ऑप्शन डी दिया है R बराबर V/I। यहाँ बता दें प्यारे बच्चों, कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ऑप्शन बी का प्रयोग होगा, R बराबर V/I। वोल्टेज में धारा का भाग दे देंगे तो हमें प्रतिरोध प्राप्त होगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण का आवर्धन होगा कर दर्पण से वही छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो आवर्धन 1 से छोटा होगा और धनात्मक होगा, क्योंकि वह उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का बराबर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, तो दर्पण का आवर्धन का मान कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा वस्तु का बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब तो आवर्धन का मान 1 होगा। और यह मान कैसा होगा प्यारे बच्चों? तो कह रहा है 1 के बराबर होगा और धनात्मक होगा, 1 के बराबर होगा और ऋणात्मक होगा, 1 से बड़ा और ऋणात्मक होगा, 1 से छोटा व धनात्मक होगा। तो यहाँ पर हम बता दें कि 1 के बराबर होगा और धनात्मक होगा। ऑप्शन ए सही होगा। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नाइस।